हमने आज क्या करना था, इन्फ्लेशन करना था ना। हाँ, हमने हेडिंग में डाली थी इन्फ्लेशन। अच्छा भाई, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, और महंगाई का मतलब है, अब इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई आ रही है। अब ये तो उर्दू में हम कहते हैं महंगाई आ रही है। जब भी महंगाई आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि प्राइसेस आपकी इकोनॉमी में बढ़ रही है। ठीक है, अब दो चार चीजें जरा अहम है, जरा समझ लीजिए। देखें, लेट मी जस्ट क्या कहते हैं, स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। अच्छा जी, पहले तो आप लोग ये समझ ले बेटा, दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। वो ये कि एक चीज होती है जब हम कहते हैं प्राइसेस बढ़ रही है, राइट। अब फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ सेलफोन बढ़ रही है, प्राइस ऑफ शूज बढ़ रहे हैं, कपड़ों की प्राइसेस बढ़ रही है, खाने पीने की चीजें बढ़, अब ये स्पेसिफिक प्राइसेस बढ़ रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का मतलब है दैट एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव इन जनरल। मिसाल के तौर पे एक आम आदमी ले लें, कराची का एक आम शहरी या पाकिस्तान का एक आम शहरी, जो ना बहुत अमीर हो ना बहुत गरीब हो, एक आम आदमी है, सही है ना वो बहुत रिच है ना वो बहुत पुअर है, मिडिल क्लास एवरेज बंदा है। वो क्या कहते हैं, वो क्या करता है, वो he buys what he buys goods from उसकी जो बास्केट ऑफ गुड्स है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट ही हैज। उसकी बास्केट ऑफ गुड्स में क्या क्या होगा, उसके एक्सपेंडिचर में क्या क्या होगा, कपड़ों पे पैसे खर्च करेगा, अकोमोडेशन पे करेगा, एंटरटेनमेंट पे थोड़े बहुत करेगा, खाने पीने की चीजों पे करेगा, राइट। अगर उसका एक आम आदमी का एक्सपेंडिचर जो वो आम चीजों में करता है, जिसको हम बास्केट ऑफ गुड्स भी कहते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि आम आदमी किन चीजों पे खर्चे करता है, अगर उन चीजों पे जिसपे वो खर्चे करता है अगर वो चीजें महंगी होना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब है कि मुल्क में इन्फ्लेशन आ चुकी है। सो इन्फ्लेशन इज बेसिकली एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल or the increase in the average price level. That is almost everything is getting expensive. Things of daily use जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, या हम पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन का मलिक रियाज का एक्सपेंडिचर नहीं देख रहे, हम पाकिस्तान के आम शहरी का एक्सपेंडिचर देख रहे हैं कि वो किन चीजों पे करता है एक्सपेंडिचर, और वो जिन चीजों पे भी करता है अगर वो चीजें महंगी हो जाए, इसका मतलब है मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई है। इन्फ्लेशन इज महंगाई। टेक्निकली स्पीकिंग व्हाट इन्फ्लेशन इज, अगर हम बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में होकर बात करें, सो इन्फ्लेशन इज बेसिकली, हाउ डू यू डिफाइन इन्फ्लेशन? Inflation is basically a sustained increase in the general price level. What is inflation? How do you define inflation? Inflation is basically a sustained or a persistent rise in the average या फिर जनरल प्राइस लेवल। जनरल मतलब ऑलमोस्ट हर चीज जनरली महंगी हो रही है। प्राइस लेवल, दैट इज द लेवल ऑफ प्राइसेस, वो महंगी हो रही है, राइट। अब हाउ डू यू मेजर इन्फ्लेशन? सो दिस इज इन्फ्लेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। फोकस क्या है? फोकस है इट इज अ सस्टेन्ड और अ परसिस्टेंट राइज इन द एवरेज और जनरल प्राइस लेवल। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट टेलिंग यू? Inflation rate is telling you the percentage increase in general price level. ठीक है? The inflation rate basically measures inflation. It is basically measuring the inflation. So inflation को measure करने के लिए हम क्या calculate करते हैं? inflation को measure करने के लिए हम inflation का rate calculate करते हैं कि inflation का rate क्या है, ठीक है? इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन बजाहिर खुद एक सस्टेन्ड या परसिस्टेंट इंक्रीज है इन द एवरेज या जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब गवर्नमेंट का जो टारगेट है, टारगेट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो टारगेट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, वो क्या है? व्हाट इज अ टारगेटेड मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन? गवर्नमेंट डजंट वांट्स कि इन्फ्लेशन हो ही ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो है बेसिकली क्या? वो है माइल्ड इन्फ्लेशन। माइल्ड इन्फ्लेशन दैट इज, सो
when you say low inflation, how low? Very low, extremely low, extremely low. So इससे बेहतर है कि आप word use करें mild inflation. That is, you can say low and stable. So जब हम बात करते हैं low की, low inflation. So by low inflation, what economists mean is that they want that the inflation should be mild. Mild को हम creeping inflation भी बोलते हैं. Mild को हम बेटा creeping इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. माइल्ड को हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. ठीक है. दूसरी चीज, इसका रेट क्या होता है? दैट इज इन्फ्लेशन दैट इज बिटवीन 2 to 3%. आपने कहा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं? हमने कहा कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या है. सबसे पहले हमने क्या हेडिंग डाली है? हमने कहा सबसे पहले है हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अभी फिर मैं आपको हर चीज समझाऊंगा अभी. ठीक है. दूसरा हमने कहा हमारे पास है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तीसरा हमने कहा कि हमारे पास है मॉनेटरी इन्फ्लेशन. चौथा हमने कहा हमारे पास है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. ये हमारे पास बेटा इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन की किस्में हैं. अगर बात डिमांड पर इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है. हमने क्या पढ़ लिया अब तक? हमने पढ़ लिया कि भाई इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है. हमने पढ़ लिया इन्फ्लेशन रेट हमें क्या बता रहा है. हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट का टारगेटेड मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है. अब पहले तो आप ये समझ लें कि इज इन्फ्लेशन ऑलवेज हार्मफुल? क्या हमेशा इन्फ्लेशन या क्या हमेशा महंगाई नुकसानदेह है? अब पास्ट पेपर में जो डिस्कस क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर इसी हवाले से आता है पास्ट पेपर में कि क्या इन्फ्लेशन हमेशा हार्मफुल है. ठीक है. इज इन्फ्लेशन ऑलवेज अनडिजायरेबल फॉर सोसाइटी? इज इट ऑलवेज अनवांटेड? तो इसके जो बेसिकली आंसर होगा ना पास्ट पेपर में, उसके बहुत सारे रीजन है. इट डिपेंड्स. द सिंपल आंसर इज दैट इट डिपेंड्स. It depends. Number one, it can be harmful. Number two, not necessarily harmful. Number three, not harmful at all. अब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, this forms part of your evaluation. That is your bloody evaluation known as assessment objective 3 that your examiner will test in your 8 mark discuss question. ठीक है. अब how will be attempted? We will see that later on. ठीक है. तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब स्टार्ट करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के साथ. व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? जो है ना, वो इन्फ्लेशन जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से आती है. द इंक्रीज इन प्राइस लेवल दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब सवाल ये पैदा होता है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन क्यों आती है. रीजन इसका ये है कि एग्रीगेट डिमांड इज राइजिंग. ठीक है. एंड द इकोनॉमी डज नॉट हैव द रिसोर्सेज और कैपेसिटी टू इंक्रीज आउटपुट. ठीक है. दैट इज एडी राइजेस फास्टर देन एएस और आउटपुट. ये पूरा लिखना जरूरी है. यानी अगर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हैं और साथ में अगर आउटपुट भी बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी. इस बात को समझ लें. ठीक है. एडी अगर बढ़ रहा है, अच्छा एडी क्यों बढ़ता है? यू नो व्हाट एडी इज? एडी इज इक्वल्स टू टोटल स्पेंडिंग. ठीक है ना. एडी इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर. What are the components of AD?
government spending, investment, and number 3, consumer spending, exports minus imports. So Net basically, exports. you take net exports. Good. So any component of AD rises, economy experiences demand pull inflationary pressures. You understand this? Now let's see how will we draw this on a diagram. बेटा अब मैं जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का. सब देख लें कैसे बनेगा. ये आपने एग्रीगेट डिमांड बनाया, ये आपने एग्रीगेट सप्लाई बनाया. सो यू मेक एन एग्रीगेट डिमांड कर्व, you make a short run aggregate supply curve. Now for example, if there is a rise in aggregate demand, which is known as a demand shock, right? If there is a rise in aggregate demand, what is going to happen? This is your original equilibrium, and this is your real GDP. On the x-axis you measure your real GDP, on the y-axis you measure your price level, right? Now if your aggregate demand rises, it will result into an increase in price level. Simply, your price level will rise from P to P1. However, real GDP, however, your GDP is also rising, okay, at the same time. But let's see, this is diagram A. Now let's see what diagram A has to tell us, right? Let's see what diagram A tells us. So diagram A is telling us that a rise in aggregate demand causes an increase in price level in the economy from P to P1. Okay? Why is that? This is because spending, that is domestic expenditure in the country, rises in the form of consumer expenditure, in the form of consumer expenditure, in the form of government spending, in the form of exports and investments, right? And since the rise in AD is faster or larger than AS, because AS/output does not rises to the, because AD rises faster than output. So what happens is technically that हमारे जो existing firms होते हैं, they employ more labor or use their existing resources or idle capacity to increase AS, to increase output, causing an extension in SRAS. But since rise in output is less than increase in AD, it results into demand pull inflation. ठीक है? अच्छा जी, तो डायग्राम ए जो है वो हमको ये क्या बता रहा है? हमें डायग्राम ए ये बता रहा है, हमें डायग्राम ए क्या बता रहा है? हमें डायग्राम ए बता रहा है कि भाई देखें, बात सारी इतनी है कि अगर मुल्क में हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इफ द एग्रीगेट डिमांड शफ्ट्स टू द राइट, ठीक है ना, दैट इज मोर विल बी डिमांडेड. बिकॉज why is that? Because consumer expenditure is rising, government spending is rising,
net exports are rising, your investment is rising, people are spending more money in the economy, they want to buy more goods and services, right? They want to spend more money they want to spend more of their incomes. Government wants to pump the economy, stimulate the economy. Government wants to invest more into different projects, and that would result into an increase in employment if government gives more subsidies, or if for instance, the government invest in infrastructure and all of that. So इससे क्या होगा, employment बढ़ेगी, और employment बढ़ने से क्या होगा, incomes बढ़ेगी, और incomes बढ़ने से क्या होगा, people will want to spend more money. So indirectly, what's happening is the spending is rising, right? Domestic expenditures are rising. But what's the point of domestic? So the thing is, if now it's the responsibility of the firms to actually match the increase in demand. So, but the problem is that in the short run, like we are already seeing in our short run aggregate supply curve, कि हमारा जो short run aggregate supply curve होता है, ठीक है, it's telling us that if AD rises, there would be a movement along the SRAS curve. But since obviously in the short run we know that resources are kind of fixed, right? There's a limit to the number of workers that you can hire, land is fixed, all of that stuff जो हमने पढ़ा था पहले भी. तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि you won't be able to increase output to that extent. Firms won't be able to respond to the increase in output, because in the short run we know that in the short run resources जो होंगे वो हमारे थोड़े fixed होंगे, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल fixed होंगे, लेकिन इकोनॉमी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रही होगी, आउटपुट इंक्रीज करने की कोशिश कर रही होगी, बट यस देयर वोंट बी अ लॉट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल, राइट? तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से फिर रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन, ठीक है. उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड विल राइज, देयर विल बी एन एक्सटेंशन अलोंग द SRAS कर्व, firms would immediately try to increase output. So what is short run aggregate supply? Short run aggregate supply is just telling you the amount of the output that firms can increase in the short run. But in the short run, resources are fixed, that. So they will be able to increase output, but not to a very large extent, which will result into inflation. This is what this diagram is telling us.